जाते हुए फ्लैट के दाखिली दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर गया था ताकि इसकी गैर मौजूदगी में ताबिंदा कहीं इधर उधर ना हो जाए। वो इस मनसूबे में एक कीमती असासे की हैसियत रखती थी, लिहाजा एहतियात ज़रूरी थी। लेकिन जब इसने फ्लैट का ताला खोलकर अंदर कदम रखा तो उसके दिमाग को एक झटका लगा। वो ताबिंदा को दुलाया और दिलो दिमाग को मसहूर कर देने वाली महक में बसा हुआ लॉन्च के एक सोफे पर अपना जमान छोड़ कर गया था, मगर अब वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। इसके फ्लैट में आमदोरफ्त का वो वाहिद रास्ता वो दरवाज़ा होता जिससे वो लॉक कर गया था। मंतकी तौर पर ताबिंदा को इस फ्लैट में होना चाहिए था, बशर्ते कि वो कोई जादू वगैरह ना जानती हो जिसके जोर पर वो बंद दरवाजे और संगी ठोस दीवारों के आर पार जा सकती हो। बासित अपने शिकार की तलाश में लॉन्च से किड्स रूम में पहुंचा। वहाँ भी इसे ना पाकर वो मास्टर बेडरूम में आ गया और वो इसे नजर आ गई बेड के बस्त में चित लेटी हुई। इसका एक हाथ नाफ पर और दूसरा आंखों के ऊपर था। मज़े की बात यह है कि इसे बासित की आमद का मुतलक एहसास नहीं हुआ था। ये सोच के कि इतनी जल्दी वो कैसे सो सकती है, बासित ने नाम लेकर इसे पुकारा। ताबिंदा के वजूद में एक ज़रा जुम्बिश पैदा ना हुई। बासित ने सोचा, हैरत है ये इतनी जल्दी सो कैसे गई। इसने कदरे तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, ताबिंदा क्या तुम जाग रही हो? अब की बार भी वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। इस सूरत हाल ने बासित को तशवीश में डाल दिया। वो इसकी सांसों की आमदोरफ्त को चेक करने की गर्ज से आगे बढ़ा के कहीं बिस्तर पर पड़े पड़े इस जहां से दूसरे जहां की तरफ कूच न कर गई हो। बासित ने अपने हाथ की पुश्त को जैसे इसके नाक के साथ लगाया वो कसमसा कर रह गई। बासित ने अपने नाक की पुश्त को जैसे इसके नाक के साथ लगाया वो कसमसा कर रह गई। बासित ने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए कहा कि वो जिंदा है। इसने हिम्मत से काम लेते हुए ताबिंदा की आंखों पर रखे हाथ को उठाने की कोशिश की तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बासित को अपने ऊपर झुके देखा तो इस तरारी लहजे में बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें लाउंज के सोफे पर बैठा छोड़ कर गया था। बासित ने एक कुर्सी खींच के बेड के नजदीक करते हुए इससे मुहातब हुआ, मैं 15 मिनट से भी पहले आ गया हूँ। इस कलील मुद्दत में तुम इतनी गहरी नींद कैसे सो गई? ताबिंदा की झील सी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। इसने एक खुमार आलूदा जमाई ली, फिर मादत खाना लहजे में बोली, आपने बाहर निकलते हुए मुझसे कहा कि मैं बेडरूम में जाकर आराम करूं और मैंने जवाब में कहा था मैं आपका इंतजार करूंगी, है ना? अपनी वजाहत को मुकम्मल किए बगैर वो सवालिया नज़र से बासित को तकने लगी तो बासित को फ़ौरन इससे बेहतर याद आ गया कि इनके दरमियान किस नौयत की बातचीत हुई थी। वो उस बात में गर्दन हिलाते बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस तो मैं आपके हुक्म पर बेडरूम में गई और अपने वादे के मुताबिक इस बेड पर आकर लेट कर आपका इंतजार करने लगी। वो बासित के चेहरे पर निगाह जमाकर बोली, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब गहरी नींद में चलेगी। बासित बेटा वक्त बर्बाद न कर, इसके अंदर के शैतान ने नासहाना अंदाज में कहा, बस तुम्हारे पास यही एक रात है। बासित इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी था। वो औरत को मुतासिर करने और इसका भरोसा जीतने और इसे अपने मनपसंद इशारों पर चलाने का हुनर जानता था। इस अमल के 3 मरहले थे। नंबर 1 इसको लुभाना, नंबर 2 इसके दिल में हमदर्दी जगाना, नंबर 3 इसे हासिल कर लेना। वो मरहलावार अपने मिशन में लग गया। ताबिंदा क्या तुम अपने बारे में खास बात जानती हो? कौन सी बात? इसने चौंकते हुए पूछा। तुम बेइंतहा हसीन और खूबसूरत हो। वो ताबिंदा की आंखों में डूबते हुए जज्ब के आलम में बोला, मैंने तुम जैसी पुरकशिश और जाज़बे नज़र लड़की अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखी। वो बासित के सवाल को एक तरफ रखकर सादगी से बोली, पहले आप मेरी बात का जवाब दें फिर बताऊंगा। हाँ पूछो। मैंने पूछा था, लेकिन जवाब देने से पहले आपके किसी दोस्त का मैसेज आ गया था जिसका कार्ड ATM मशीन में फंस गया था और आप अपने इस दोस्त को 10,000 रुपये देने फ्लैट से बाहर चले गए थे। याद आ गया। वो जल्दी से बोला, तुमने मुझसे पूछा था कि कोई इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कुछ इसी किस्म का सवाल था शायद। हाँ। वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोली, तो फिर दें जवाब। बिल्कुल, मैंने खुद से ज़्यादा अच्छा इंसान देखा है। बासित ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ये कल ही की बात है और वो इंसान तुम हो ताबिंदा। वो शर्माई, मुस्कुराई और नज़र झुका ली। अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। बासित ने अपने काम में तेजी लाते हुए मुस्तफसिर हुआ, बताओ क्या तुम अपने हुस्न और जोबन की कदर कीमत से वाकिफ हो? पता नहीं। वो इस्तरारी अंदाज में बोली, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं तुम्हें संगे मरमर से तराशा हुआ एक हसीन दिलकश ख्वाब महल कहना चाहता हूँ। वो जल्द से लबरेज आवाज में बोला, तुम्हारे इन प्यारे से होंठों को चूमने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये खुली हक तलफी होगी। ताबिंदा ने सपाट आवाज में कहा, कैसी हक तलफी? बासित बेख्तियार बोल उठा, किसकी हक तलफी? आपकी जात पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी का हक है। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आप इसकी अमानत है। अगर आप मुझे छुएंगे तो ये अमानत में खयानत होगी डॉक्टर साहब। छू तो मैं तुम्हें चुका ही हूँ। वो मानी हेज अंदाज में बोला, याद है आज सुबह जब हम लाउंज में आमने सामने बैठे की बातें कर रहे थे तो एक मौका पर मैंने अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से याद है। इसके लहजे में नरमी दर रही। आपने मुझे वादा किया था कि मेरी शादी कराना आपकी जिम्मेदारी है और वो भी किसी डॉक्टर से। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बासित ने चट्टानी लहजे में कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। वो अपनायत भरे लहजे में बोली, लेकिन अभी आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। बासित अपनी मुहिम का पहला लेवल पार कर चुका था। ताबिंदा इसकी ख्वाहिश को अजीब कहा था, इसे रोका नहीं था। पहले मरहले पर ताबिंदा का ये रवैया ग्रीन सिग्नल था। वो बासित की दूसरे मरहले की जाने पड़ गया। अजीब सा इसलिए लग रहा है कि तुम मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं जानती। बासित ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, और इसमें तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा कसूर है। मैंने तुमसे बहुत कुछ पाया। मसलन क्या कुछ? ताबिंदा की आंखों में चमक पैदा हुई। ये महसूस चमक इसकी नशीली आंखों की कशिश में इजाफे का बायस बनी। ऐसा क्या है जो आपने मुझसे छुपाए रखा है? तो दिलचस्पी से भरे लहजे में मुस्तफसिर हुई, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ये तल हकीकत जानकर तुम्हें दुख होगा।
रहने दो ताबिंदा, नहीं रहने दे सकती, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। आपको बताना होगा, जब मैं आपका सुख जान सकती हूँ तो दुख क्यों नहीं। मेरी बीवी और बच्चे कल लाहौर नहीं गए। लोहा गर्म देखते ही इसने चोट लगाना शुरू कर दी। 1 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। इसने अदालत के जरिए मुझसे हुला ले ली। आपकी बात सुनकर मेरा दिमाग हिल गया है। वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि डॉक्टर साहब आप बोलते रहें, इससे आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो गेम के सेकंड लेवल के मैयार पर पूरा उतरते हुए हमदर्दी भरे लहजे में बोली, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बदनसीब औरत ने आप जैसे अजीम इंसान को क्यों ठुकराया, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। बासित ने ज़ाहिर हुए लहजे में बताया, वो बंदा कॉलेज में इसका क्लास फेलो रहा था, फिर वो तरक्की करके लाहौर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इसके दिल में मेरी बीवी की मोहब्बत जिंदा थी। वो दोनों मेरे इल्म में लाए बगैर छुप छुप कर मिलते थे। फिर मेरी बीवी ने एक करोड़पति ताजर महबूब को अपने इस डॉक्टर शोहर पर फौकियत देना शुरू कर दी। जब मैंने इसकी बेवफाई को रंगे हाथों पकड़ा तो वो शर्मिंदा होने की बजाय टिटाई से बोली, मुझे तलाक दे दो, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकती। मैंने इससे शादी करने का फैसला कर लिया है, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं कोर्ट से रुजू करूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने तलाक देने साफ इनकार कर दिया। इसने अदालत से हुला ले लिया और दोनों बच्चों को लेकर लाहौर चली गई। मैं एक गहरी अफसरदगी भरी सांस खारिज करने के बाद वो खामोश हो गया। आप कम से कम बच्चों को तो अपने पास रख लेते। ताबिंदा ने दुखी लहजे में कहा, आपका दुख तो मेरा कलेजा फाड़ देगा डॉक्टर साहब। बच्चे, इसने नफरत भरे अंदाज में कहा, फिर सेकंड लेवल का फिनिशिंग स्ट्रोक लगाने की गर्ज से इस अल्फाज में इजाफा कर दिया। वो बच्चे यकीनन मेरी बीवी की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी सूरतें हूबहू उसी ताजर से मिलती हैं जिससे मेरी बीवी के दीना खुफिया ताल्लुकात इस्तवार थे। बात के इख्तिताम पर बासित की आवाज़ और आंखों में नमी उतर आई। इन लम्हात में वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूर, लाचार और हमदर्दी के लायक शोहर नजर आ रहा था। बेल्फाज दीगर वो इस खेल के सेकंड राउंड में भी शानदार कामयाबी हासिल कर चुका था। ताबिंदा में गानगी के अंदाज में बेड से उठी और वारसगी के आलम में बासित के गले का हार बन गई। जब वो जोशो जज्बात में बासित के इतना करीब आ चुकी तो फिर कुर्ब की इस कैफियत में इसके होंठों तक रसाई करने के लिए न्यूटन के किसी कानून की जरूरत रही और ना ही ताबिंदा की इजाज़त की। रात अपने निस की जानिब बढ़ रही थी। लब आशनाई के बाद दोनों गहरी संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी जो कहानी सुनाई थी, इसकी रोशनी में मंतकी नतीजा यही निकलता था कि कुदरत ने एक हसीन इत्तेफाक के साथ इन्हें मिला दिया था ताकि वो दोनों मिलकर एक नई अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि हर हकीकत में मंतक का पाया जाना तो लाजमी बात है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं कि हर मंतक हकीकत पर मबनी हो। वो दोनों एक बार फिर लाउंज में आ बैठे। बासित मजीद गुफ्तगू को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके नज़दीक ये कीमती सुनहरी लम्हात ज़ाया करने को मुतरादिफ था। चुनांचे अब बेसब्री ज़रूरी होगी। वो अपने रचाए हुए इस खेल के तीसरे और आखिरी मरहले में आ गया। ताबिंदा वो दीवानगी के आलम में बोला, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक साहिब हैसियत डॉक्टर अगर किसी घर से भागी हुई बेसरो सामान लड़की को शादी की पेशकश करे तो इस सहारे की मुतलाशी लड़की के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती। और बासित तो सरापा इल्तजा था, मगर इस मौका पर ताबिंदा ने एक अजीब सी बात कह डाली। डॉक्टर साहब, वो गंभीर आवाज़ में बोली, किसी की मैयत को उठाने के लिए भी 4 अफराद कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। इस नेक काम के लिए काजी और निकाह के चंद गवाहों की जरूरत होती है। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तुम मेरी शादी की दरख्वास्त कबूल कर चुकी हो। बासित ने मक्कारी भरे लहजे में, लेकिन जो तुम चाह रही हो वो है तो बहुत अहम, मगर इस वक्त आधी रात इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। कल तो मुमकिन हो जाएगा ना? ताबिंदा ने सवालिया नजरों से देखा। हाँ क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला, मैं कल शाम से पहले सारा बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है, ताबिंदा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हमारा निकाह कल होगा, खैर से मैं तुम्हारी ये बात मान रहा हूँ। वो ताबिंदा के चेहरे पर निगाह जमा कर बोला, लेकिन वादा करो कि इसके बदले में तुम भी मेरी एक बात मानोगी। जरूर मानूंगी, वो मजबूत लहजे में बोली। आप बताएं तो? हम कानूनन और शरन भले कल मियाँ बीवी ही बने, लेकिन वो बदस्तूर इसके चेहरे को तकते हुए मानी है अंदाज में बोला, हम आज की रात के एक लम्हे को भी ज़ाया नहीं करेंगे। तुम समझ रही हो ना? हाँ या ना में जवाब देने के बजाय वो बेतकल्फी और बेबाकी से बोली, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। बासित सिट फटा कर रह गया। ताहम अपनी अंदरूनी कैफियत को दबाकर माजूद खाना अंदाज में बोला, आई एम सॉरी, हम 3-4 घंटे से बातें ही की जा रहे हैं, तुम्हारी दिल नशीं संगत में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस वक्त बाहर जाकर पेट पूजा करना तो ठीक नहीं होगा, मैं ऑनलाइन ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। इसने अपना सेलफोन उठाया, फिर ताबिंदा से पूछा, तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? डॉक्टर साहब, आपने मीरपुर को 1951 का कोई दकियानुसी गोट समझ रखा था। ताबिंदा ने तेज़ आवाज़ में कहा, वहाँ पर बर्गर, ब्रोस्ट और चाइनीज़ वगैरह सब मिलता है, तो मैं ये सारी चीज़ें ही मंगवा लेता हूँ। बासित ने जोशीले अंदाज में कहा, आज हमारे मिलन की रात है, खूब खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। जवाब में ताबिंदा के होंठों पर मानी है और दिल आवेज मुस्कुराहट नमदार हुई, जिसने बासित को खुशी से नहाल कर दिया। आधे घंटे बाद बासित का किया हुआ ऑर्डर फ्लैट पर पहुंच गया। वो 6 से 8 बंदों का ऑर्डर था। बहरहाल ताबिंदा वो खाना लेकर किचन में चली गई और थोड़ी ही देर के बाद इसने तमाम डिशेस डाइनिंग टेबल पर चुन दी और ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, ये हमारा अज़वाजी ज़िंदगी का पहला खाना है, लिहाजा एक बीवी होने के नाते मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं। ताबिंदा की इस पेशकश पर बासित को भला क्या एतराज़ हो सकता था? वो एक खिदमतगुजार बीवी का किरदार अदा करने में खुशी महसूस कर रही थी। बासित इसके हाथ से खाने लगा। बेचैनी निवाले इसकी शिकम में उतरे थे कि इसने अपनी पेशानी को हाथ से मलते हुए कहा, ताबिंदा, तुम 1 से 2 कैसे होगी? जब तुमने मुझे खाना खिलाना शुरू किया था तो मेरे सामने सिर्फ एक ताबिंदा थी, तुम्हारे बराबर में मुझे एक और ताबिंदा बैठी नजर आ रही है। कहीं तुम्हारी हमजात तो मुतहरिक नहीं होगी? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई। वो मोतदिल अंदाज में बोली, कैसी गलतफहमी? यही कि मैं पहले एक थी। क्या मतलब है तुम्हारा? बस उलझ कर रह गया। मैं तो हमेशा से ही दो हूँ। वो रसानियत परे लहजे में बोली,
ایک وہ تابندہ جسے آپ جانتے ہیں اور دوسری وہ تابندہ جس سے میں واقف ہوں. بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا, کیا یہ کوئی پہیلی ہے یا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ ایک دم سنجیدہ ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ میرا سر اتنا باری کیوں ہو رہا ہے؟ باسط نے اذیت بھرے انداز میں کہا. یہ تمہارے گناہ کا بوجھ ہے کمینے, وہ یک لخت آپ سے تم پر آتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی, اور یہ بے بس مظلوموں کی بد دعا کی مار. یہ تم نے کیا وہ جملہ مکمل نہ کر سکا اور اس کی گردن ایک جانب کوڑے لگ گئی. تابندہ نے اپنے لباس کے کسی خفیہ گوشے میں ہاتھ گھما کر ایک سیل فون برآمد کیا, پھر اسے آن کرنے کے بعد سلیم کو کال کی. سلیم نے پہلی ہی گھنٹی پر کال پک کر لی. تم اس وقت کہاں ہو؟ تابندہ نے سپاٹ آواز میں پوچھا. رابی سینٹر کے نزدیک ایک گلی میں. سلیم نے بتایا. کیا کام ہو گیا ہے؟ ہاں, میں نے اپنے حصے کا کام نپٹا دیا. وہ بڑے اعتماد سے بولی. یہ مردود سب سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا, اب تمہاری باری ہے. ہماری تحقیق اور 6 ماہ کے ہوم ورک کے مطابق اس فلیٹ کے اندر کروڑوں کے کرنسی نوٹ اور 1 سے 1.5 کلو وزن سونے کے طلائی زیورات چھپا کر رکھے گئے ہیں, جنہیں تم نے ڈھونڈ کر نکالنا ہے. میں اپنے کام سے واقف ہوں, وہ ٹھوس انداز میں بولا. میں 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں. ہمارا محسوس پیغام کیا ہوگا؟ تابندہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا. میں نے اس میٹر کا A4 پرنٹ نکلوا لیا ہے, سلیم نے بتایا. فلیٹ سے جاتے وقت ہم یہ پیپر باسط کے پاس رکھ دیں گے. تابندہ پر اشتیاق انداز میں بولی. ذرا پڑھ کر تو سناؤ. سلیم نے باسط کے فلیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے تابندہ کی یہ خواہش پوری کر دی. باسط کے لیے یہ پیغام تیار کیا گیا تھا. ہم اپنے ہوم ورک سے مطمئن ہونے کے بعد ہی آپریشن شروع کرتے ہیں, اور تمہارے جیسے شیطان صرف افراد کو ٹارگٹ بناتے ہیں کیونکہ تم لوگ سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود اپنے تعلقات اور دولت کا بے دریغ استعمال کر کے عدالت سے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد باعزت بری ہو جاتے ہو. تم انسانوں کے گردے نکال کر فروخت کرو یا اپنی ماں, بیٹی اور بہن کو سرعام نیلام کر دو. تمہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ہمیں پڑتا ہے. اس لیے ہم تم جیسے غلیظ لوگوں کی یہ کارآمد خدمت کرتے رہیں گے. امید ہے تمہیں ہمارا کام پسند آئے گا. چلتے ہیں.